नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त मैं मौजूद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट में। जी हाँ, वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट जहां पर भी आज एक क्षेत्रीय दल, एक सशक्त क्षेत्रीय दल के रूप में एक नया दल राज्य को मिल सकता है। मैं आपको बताते चलूँ कि निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले और पत्रकारिता से राजनेता बने उमेश कुमार खानपुर से निर्दलीय विधायक आज नए सशक्त क्षेत्रीय दल की शुरुआत करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से एक पत्रकारिता के माध्यम से सत्ता के बड़े बड़े नुमाइंदों की कुर्सियां हिलाने के लिए मशहूर रहे हैं उमेश कुमार, उसी तरह क्या अब नई राजनीतिक पार्टी को बनाने में और उसको स्थापित करने में राज्य में सक्षम होते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न है और समय के साथ पता चलेगा कि कितना एक नया जो सशक्त दल आज उमेश कुमार ने बनाना चाह रहे हैं उत्तराखंड जनता पार्टी, वो कितनी सक्षम होती है। जी हाँ, इससे पूर्व उत्तराखंड क्रांति दल को हमने देखा, लेकिन समय के साथ वो अपना वर्चस्व बनाकर नहीं रख पाया है। ऐसे में चैलेंजिंग होगा उमेश कुमार के लिए। हालांकि उमेश कुमार वो नाम है जो निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से सत्ता के बड़े बड़े नुमाइंदों की कुर्सियाँ हिलाने के लिए जाने जाते रहे हैं, जो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं, जो एक निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, निर्दलीय के तौर पर खानपुर से जनता के बीच में गए और जनता ने अपना प्रचंड बहुमत देकर उनको लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में पहुंचाया, उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा और उत्तराखंड की विधानसभा में जाने के बाद आज एक नए सशक्त क्षेत्रीय दल के रूप में यहाँ से वो शुरुआत करने वाले हैं। कुमार खानपुर विधायक पत्रकार अब वेंकटेश वेडिंग पॉइंट पहुँच चुके हैं, तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको उमेश कुमार के पत्रकार वार्ता की ओर। देखिए क्या है कि हम जब भी किसी प्रदेश की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सत्ता में कौन है और विपक्ष में कौन है। किसी भी देश में विपक्ष का रोल सबसे अहम होता है। पिछले 22 सालों में इस राज्य में विपक्ष का रोल, अहम रोल कोई भी विपक्ष, कोई भी पार्टी अदा नहीं कर पाई। क्षेत्रीय दलों की अपनी पहचान होती है, एक अपना महत्व होता है, उनकी कार्यशैली अपनी एक अलग होती है। हम जब भी चुनाव होते हैं, आप किसी भी साल के चुनाव उठाकर देख लीजिए, ये राज्य 2002 के पहले चुनाव से गुजरा और 2022 में अभी चुनाव से हम निकल कर आए। क्या होता है कि जनता तो विधायकों को चुन देती है, उसके बाद क्या चलता है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चलाते हैं आप लोग। आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, आज दिल्ली से होगा निर्णय, आज हाईकमान लेगा फैसला, आज आला कमान तय करेगा कौन होगा मुख्यमंत्री। आज आएंगे दिल्ली से ऑब्जर्वर, आज भेजे जाएंगे ऑब्जर्वर। आप मुझे ये बताइए कि राज्य सरकार उत्तराखंड की बन रही है, निर्णय दिल्ली से बैठे लोग ले रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का चुनाव उत्तराखंड की जनता को करना चाहिए, स्थानीय लोगों को करना चाहिए, हमारे विधायकों को मिलकर तय करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ना कि दिल्ली में बैठे लोग ये तय करें कि उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड राज्य का गठन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना इसलिए नहीं की गई थी कि लोग दिल्ली बैठकर निर्णय लेंगे। तब तो लोग लखनऊ में बैठ के निर्णय लेते थे, वो क्या बुरा था। राज्य की स्थापना बहुत बड़े आंदोलनों के बाद हुई। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराए की काली रात, 43 शहादतों की शहादत के बाद ये राज्य बना। और ये राज्य इसलिए बना, ये राज्य की स्थापना इसलिए हुई कि अपने लोग होंगे, अपने अधिकारी होंगे, अपने नेता होंगे और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, स्कूल होंगे। लेकिन सब उलट हुआ, गांव उजड़ गए, पलायन हो गया, पलायन आयोग बनाया गया, पलायन आयोग के अध्यक्ष यहाँ से खुद पलायन कर गए। आज कितने गांव ऐसे हैं पहाड़ में जो भूतहा हो गए हैं, खंडर हो गए। क्यों? क्योंकि ना पानी है, ना वहाँ पर अन्य सुविधाएं हैं, ना बिजली है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं। तो राज्य की बात कौन करे?
विधानसभा सत्र शुरू होता है, अभिभाषण राज्यपाल पढ़कर सुनाते हैं और अभिभाषण पर संविधान में लिखा है कि अभिभाषण के ऊपर 3 दिन चर्चा होगी या 4 दिन होगी। फटाफट अभिभाषण पढ़ने के तत्काल बाद लेखानुदान पास करा दिया जाता है, छुट्टी, जाइए घर आप। अरे अगर हमें जनता ने चुनकर भेजा है, हम अपनी बात नहीं रख सकते, हम अभिभाषण पर चर्चा नहीं कर सकते, हम आपकी कमियों पर बात नहीं कर सकते, तो फिर भाई इस सदन का फ़ायदा क्या, इस राज्य का फ़ायदा क्या है? आवाज़ कौन उठाएगा? मैंने अभी एक बात बहुत बड़ी पूछी कि भाई आपने कहा अभिभाषण में कि हमने पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की, आपने किस एक अंतिम पत्रकार को लाभान्वित किया, मुझे बताइए। आपके पास जवाब नहीं है। आप कहते हैं हमने 6 इंटरसेप्टर खरीद लिए। अरे ये इंटरसेप्टर खरीदना क्या बहुत बड़ी उपलब्धि है? आप कहते हैं हमने इतने एल्कोमीटर खरीद लिए। आप कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री ई रिक्शा के माध्यम से लोगों को 9% ब्याज पर रिक्शा उपलब्ध कराई। अंतिम गरीब व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला 9% के ब्याज पर आप उसको ई रिक्शा दे रहे हैं। 5% 7% में तो अन्य बैंक दे देते हैं। आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन आपके पास अभिभाषण में ये नहीं है कि आपका एजेंडा क्या है, प्रारूप क्या है, आप आने वाले भविष्य में क्या करेंगे। 72,000 करोड़ के कर्जे में ये राज्य दबा हुआ है। लगभग 7,000 करोड़ का हम ब्याज हर साल देते हैं। पैसा आता है तो जाता कहाँ है, ये पता किसी को नहीं है। इसीलिए आज इस राज्य में एक ऐसे विपक्ष की आवश्यकता है, एक ऐसे दल की आवश्यकता है जो आम लोगों से जुड़े, आम आदमी की बात करे। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, आपने देखा होगा। एक मंत्री दिल्ली में अपना रसोली का ऑपरेशन कराकर सेल्फी डालते हैं कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल में मैंने ऑपरेशन कराया, जल्दी सकुशल लौट आऊँगी। क्या ये राज्य की जनता को चिढ़ाने वाला काम नहीं है? ये राज्य की उन महिलाओं को चिढ़ाने वाला काम नहीं है जो डोली में बैठकर 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर पहुंचती हैं और उसके बाद जच्चा बच्चा की अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचते हुए मौत हो जाती है। अगर आप ये पिक्चर उत्तराखंड का मजाक उड़ाने वाली पिक्चर है। ये सेल्फी उन महिलाओं का मजाक उड़ाती है जो बेबस लाचार होकर अपनी जान गंवा देती हैं। ये पिक्चर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का मजाक उड़ाती है कि उत्तराखंड राज्य के पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है कि वो एक मंत्री का भी इलाज कर सके। जब एक मंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को इस राज्य में इलाज नहीं मिल सकता, तो आम आदमी को क्या मिलता होगा? रोज़मर्रा आप देखते हैं। इसी के चलते हमने निर्णय लिया कि हम एक राजनीतिक दल का गठन करेंगे, आवाज़ मजबूत करेंगे, उठाएंगे। हमारे भाई विकास चौहान जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं और हमने इन्हीं के हाथ में कार्यभार सौंपा है कि किस तरीके से रणनीति तय करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। और जल्दी ही हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे हरिद्वार में। उस महासम्मेलन के बाद हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की घोषणा करेंगे, पार्टी के संगठन की घोषणा करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का सहयोग भी हमें इसी तरह प्राप्त। सर, उत्तराखंड में नौकरशाही हमेशा से हावी रही है, किस तरह से देखते हैं? आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य नहीं है। देखिए, नौकरशाही इस राज्य पर भारी रही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अभी कुछ दिन पहले निधि उनियाल जी का, डॉक्टर निधि उनियाल का ट्रांसफ़र कर देना अल्मोड़ा में बताता कि अगर आपकी पत्नी की सेवा ठीक से नहीं कर पाए घर जाकर, तो आपने उठाकर उनका ट्रांसफ़र कर दिया। नौकरशाही सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि मंत्रियों को यही नहीं पता कि नौकरशाही से काम कैसे लेना है। जो नौकरशाही समझाती है इसी राज्य में होता है। और मैं आपसे फिर कहता आ रहा हूँ कि इस राज्य में कुछ पहाड़ विरोधी अधिकारी हैं और उन पहाड़ विरोधी अधिकारियों का हमें सर्जिकल ऑपरेशन करना है। जब उनका सर्जिकल ऑपरेशन हो जाएगा तो मुझे लगता है पहाड़ की स्थिति ज़रूर सुधरेगी। सर, क्योंकि आप इससे पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं और पत्रकारिता के माध्यम से आप ज्वलनशील मुद्दे उठाते रहे हैं, तो इसके बाद जब आप सीट पर होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं उस जो पीड़ा को आप समझते रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से, वो इसके बाद फिर देखने में नहीं आया? जिस दिन मैं पहली बार सदन गया उस दिन मैंने सबसे पहले पत्रकारों के मुद्दे पर बात की, क्योंकि मैं सबसे पहले पत्रकार हूँ। आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड के इतिहास में 22 सालों में किसी
नेता ने ये पूछा कि आपने पत्रकार कल्याण कोष में क्या काम किया, आपने पत्रकारों के बीमा निधि के लिए क्या किया, आपने पत्रकारों की आवास नीति पर कोई काम किया? किसी ने पूछा था? मैंने पूछा, भरे सदन में पूछा, खड़े होकर पूछा और फिर पूछूंगा। और जब तक पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना नहीं हो जाएगी और उसके माध्यम से पत्रकारों को ये लोग लाभान्वित नहीं करेंगे, उनकी बीमा योजना पर कार्य नहीं करेंगे, आवास योजना, हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा जो मुद्दे थे वो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करेंगे, चाहे गैरसैंण की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की हो, चाहे अन्य हो। आपको कहीं भी हमारे बीच में जैसे मैं कल तक था वैसे ही आज हूँ और आगे भी ऐसे ही मिलूंगा। भू कानून के लिए हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने जल्दी भू कानून लागू नहीं किया। क्योंकि नया शासक दल आपने बनाया, उससे पूर्व हमने देखा उत्तराखंड क्रांति दल भी निकल आया था, लेकिन समय के साथ अपने लोकप्रियता खोता गया। उत्तराखंड क्रांति दल अपने मुद्दों से भटक गए। इस राज्य की स्थापना में उनका सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन वो उस धरोहर को संभाल कर नहीं रख पाए। उसी का खामियाजा आज उत्तराखंड क्रांति दल को भुगतना पड़ रहा है कि मात्र मुझे लगता है 3% वोट भी नहीं मिला, जिसके चलते उनका चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से चला गया। आगे के अपडेट के लिए बने रहें DCB न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।